अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रू सुहेल गोइंदी अपने व्लॉग पॉलिटिकल कैनवस के साथ। 17 अगस्त 1988 पाकिस्तान का सदर जनरल ज़िया उल हक 3:40 पर C-130 तैयारे पर, जिसमें कुल लोग 30 सवार थे, 17 मुसाफिर और 13 क्रू के लोग, 2 मिनट 40 सेकंड पर उड़ने के फ़ौरन बाद हवा में फटकर ज़मीन पर गिरा। यह है ग़ुलाम इसहाक़ की स्टेटमेंट। जनरल ज़िया उल हक को जानने के लिए बहुत मुतालिया और बहुत तहकीक चाहिए कि उसका आगाज़ कहाँ से हुआ और उसका ये अंजाम क्यों हुआ। जनरल ज़िया उल हक ने यकीनन 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा। ये जवाज़ बनाकर कि पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू होने वाली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हामियों को असला दे दिया था कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ 9 जमातों का सियासी इत्तेहाद है, उसके लोगों को कत्ल किया जाए। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, जिसके सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद भी थे, असर ख़ान भी थे, चूँकि 9 जमातों का इत्तेहाद था, उसके मुज़ाकरात चल रहे थे। 4 और 5 जुलाई की रात को मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इसका सबसे बड़ा सबूत जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के नुमाइंदा थे मुज़ाकरात में, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, और PNA यानी कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद 9 जमातों के इत्तेहाद के नुमाइंदे जो मुज़ाकरात कर रहे थे, प्रोफेसर गफूर हैं। उन्होंने पहली और आखिरी दफ़ा ज़िंदगी में मेरे प्रोग्राम तनाजुर में ये बात बताई कि मुआहदा हो चुका था। जब मुआहदा हो जाने की खबर हुई तो यकाचक ज़िया उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। लेकिन मैं आज आपको इसके अलावा कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो शायद कम लोगों को पता है कि ज़िया उल हक का ये अरूज कैसे हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7 जर्नैलों को छोड़कर सीनियरिटी को 7वें नंबर के जर्नैल को आर्मी चीफ बना दिया। ज़िया उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैसे राम किया, इसकी भी एक तारीख़ है। 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब मुल्तान गए तो ज़िया उल हक ने वहाँ पर जो खुशामद का मुज़ाहरा किया वो उन फ़ौजी अफसरों को याद है, जिसमें उसने हुक्म दिया था कि सारे फ़ौजी अफसर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस्तकबाल के लिए अपनी बीवियों के हमराह आएँ, जबकि एक फ़ौजी अफसर ने इनकार कर दिया था कि ये मेरे डिसिप्लिन में नहीं। ज़िया उल हक एक बड़ा खुशामदी जर्नैल था और उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यह बावर करा दिया था कि मैं आपके लिए ख़तरा नहीं हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को राम करने के लिए उसने एक लंबी मनसूबाबंदी की, लेकिन इस मनसूबाबंदी के पीछे भी एक मनसूबाबंदी है। ज़िया उल हक जो कि ब्रिगेडियर था, ये उस वक़्त उर्दन गया जब फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी तकरीबन कामयाब होने को थी और इसराइली वज़ीर दफ़ा के मुताबिक कि फ़लस्तीनी इसराइली रियासत को गिराने के करीब थे और उन्होंने बेस बनाया फ़लस्तीनियों ने उर्दन की रियासत, जो कि शाह हुसैन वहाँ पर हुक्मरान था। ज़िया उल हक वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया था, लेकिन इसने पाकिस्तान मिलिट्री का डिसिप्लिन तोड़कर किंग हुसैन से कैसे कुर्बत हासिल की। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि उसने शाम के मुतल्लिक एक किंग हुसैन को रिपोर्ट पेश की कि शाम कितनी पोटेंशियल फ़ौजी ताकत है। और आपको मालूम होना चाहिए इसराइल के रस्ते की मशरिक़ वस्ता में 2 बड़ी ताकतें थीं और हैं, एक शाम और दूसरा तुर्की। और वो रिपोर्ट शाह हुसैन के कुर्बत के लिए, ज़िया उल हक के कुर्बत के लिए बहुत काम आई। ज़िया उल हक ने यहाँ पर कैसे शाह हुसैन और उसके सरपरस्तों के साथ ताल्लुकात बनाए। यकीनन सितंबर ब्लैक हुआ और शाह हुसैन के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीनी जद्दोजहद कर रहे थे इसराइल को गिराने के लिए, एक कामयाब फ़ौजी ऑपरेशन था, जद्दोजहद थी, उसको नाकाम बनाने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ब्रिगेडियर पर नहीं थी। लेकिन इसने शाह हुसैन को अज़ खुद कहा कि आप हुक्म करें तो मैं इस बगावत को कुचल दूँ। और यूँ फ़लस्तीन की आज़ादी भी आज तक जिस तरह बुरी तरह मुतासर हो रही है, उसी के साथ 20,000 फ़लस्तीनियों का
कत्लेआम हुआ, ब्लैक सितंबर, जिसको ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने क़यादत की। इसके ख़िलाफ़, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला किया, लेकिन उसकी सिफारिश जनरल गुल हसन ने की और याह्या खान ने उसको माफ़ कर दिया। ज़ियाउल हक कैसे करीब हुआ शाह हुसैन के, वो तो आपने सुना, लेकिन उसके इस्तेमार से राब्ते कैसे हुए, इसके लिए एक शख्स बड़ा अहम शख्स है, जिसका नाम यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। उसका नाम था जैक ओ कनेल, एक ऐसा अमरीकी जो कि शाह हुसैन का मेन एडवाइज़र था और उसकी ज़िम्मेदारी थी कि शाह हुसैन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी फ़ौजी बगावत को कुचल दे। ये जो जैक ओ कॉर्नेल था, 1948 में इसने CIA ज्वाइन की। और दिलचस्प बात आपको पता चलेगी, ये जो लोग बड़े बड़े स्कॉलर बनते हैं, PhD करते हैं वेस्ट से इस्लाम के हवाले से, ऐसे कई ख़वातीन भी हैं जिनकी PhD वेस्ट से है और वो इस्लामी तहरीकों की क़यादत करती हैं। आज आपको ये नुक्ता समझ आएगा कि इस्तेमार कैसे खेल खेलता है। जैक ओ कनेल, जिसने 1948 में CIA ज्वाइन की, CIA ज्वाइन करने के बाद उसको अमरीकियों ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान भेजा, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की मास्टर डिग्री हासिल की। अब आपको समझ आई कि इस्तेमार कैसे आगाज़ करता है किसी लंबे प्रोजेक्ट का। और यहाँ पर जैक ओ कनेल ने मास्टर डिग्री इस्लामी लॉ में हासिल करने के बाद वापस अमेरिका चला गया और फिर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में उसने इंटरनेशनल लॉ की PhD की। 1963 से 1971 तक वो जॉर्डन में रहा। अब आप समझे होंगे कि जनरल ज़ियाउल हक, शाह हुसैन और जैक ओ कनेल का कैसे ये एक्सिस बना। यहीं पर ज़ियाउल हक की शाह हुसैन के साथ ताल्लुक़दारी बनी और उसकी फ़ाइल पर उसके रिमार्क्स प्रमोशन के लिखे, और यहीं पर ज़ियाउल हक ब्रिगेडियर के जैक ओ कनेल के साथ ताल्लुक़ बना और वो CIA और अमरीकियों के करीब हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं कि ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को राम करने के बाद आर्मी चीफ़ तो बन गया, लेकिन जब आर्मी चीफ़ बन गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में फ़ौजी मुदाखलत हुई बलूचिस्तान में, जिस पर नैब और सारी सियासी जमातों ने शदीद एहतजाज किया। ये पाकिस्तान का बड़ा मसला था उस वक़्त कि बलूचिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत ख़त्म की जाए। इस दौरान दिलचस्प वाक़यात मैं आपको बताऊंगा तारीख़ के, इसका कोई इसको रद्द नहीं कर सकता। जब PNA के मुज़ाकरात जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हो रहे थे तो PNA के मुतालबात में एक मुतालबा ये भी था कि नैब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो ख़त्म किया जाए और मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में ख़त्म किया जाए। तो जब मुज़ाकरात होने वाले थे तो उससे पहले ज़ियाउल हक नक्शों के हमरा PNA की उस मीटिंग में आ गया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हो रही थी, और उसने नक्शों से साबित किया कि कैसे मुल्क दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में मसरूफ़ हैं। इस पर दो लोगों ने एतराज़ किया, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबाए सोशलिज्म शेख रशीद ने, कि आपका क्या ताल्लुक़। लेकिन जब 5 जुलाई 1977 को उसने फ़ौजी बगावत कर दी तो उसने सबसे पहले नैब को बहाल किया और बलूचिस्तान से मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म किया। ये वो तरीक़ाकार होता है रियासतों को गुंजलक करने के लिए, सियासी लीडरशिप को नाकाम करने के। लेकिन उसके बाद मैं आगे चलता हूँ कि जुनेजो के साथ इनकी एक शराकतदारी हुई, चूँकि 85 के बाद ज़ियाउल हक के लिए मुश्किल हो गया था इक़्तिदार में रहना, मिलिट्री डिक्टेटरशिप का। तो एक मिलिट्री डेमोक्रेसी अलायंस हुआ, उसमें उसने गैर जमाती इंतखाबात कराए और गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में
मोहम्मद ख़ान जिनेजो, जो कि सिंध के अंदर चूँकि बहुत एहसास महरूमी थी, जिनेजो साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। जिनेजो साहब एक सिविलियन थे, सिंधी थे, धीमे मिजाज के शख्स थे। धीरे धीरे उनके ज़िया उल हक़ से इख्तलाफात शुरू हो गए और इख्तलाफ होते होते जिनेवा एकॉर्ड, यानी कि अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की मुदाखलत पर जो अमेरिका, पाकिस्तान और सोवियत यूनियन ने मुआहदा किया, वो मोहम्मद ख़ान जिनेजो का इनिशिएटिव और उसी का मुकम्मल उसको करने में फ़ैसला कुन किरदार था। ज़िया उल हक़ इस पर इख्तलाफ करता था और यूँ फिर ओजीडी कैंप का वाक़या हुआ कि जो असला अमेरिका से आता था उस असले के डेपो में धमाका हुआ और उसके बाद 29 मई 88 को मोहम्मद ख़ान जिनेजो की हुकूमत भी ख़त्म कर दी गई। जिनेवा एकॉर्ड बड़ा फ़ैसला कुन संगे मील है ज़िया उल हक़ की अगर हुक्मरानी को देखें। ये वो संगे मील है जिस पर ज़िया उल हक़ की हुक्मरानी को दरारें पड़ गईं। ज़िया उल हक़ उसके बाद पाकिस्तान में एक लंबी डिक्टेटरशिप लाना चाहता था, बिल्कुल इंडोनेशियन मॉडल पर। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू में दो नुक्ते और आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये कि ज़िया उल हक़ ने अफ़गानिस्तान में अफ़गान जहाद को लीड किया। 25 दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में दार आईं और इसका जवाब बनाकर अमरीकियों ने अफ़गान जहाद किया। लेकिन कम लोगों को इल्म है कि उससे 6 महीने पहले ही अमरीकियों ने $30 मिलियन का असला अफ़गान मुजाहिदीन के एक ग्रुप को देना शुरू कर दिया था और उनकी सियासी, फ़ौजी और माली इमदाद शुरू कर दी थी। और जो पहले असले की खेप आई थी वो सोवियत यूनियन का ही असला था। वो असला जो मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत सोवियत यूनियन से लेती थी और वो असला जो लबनान में की खाना जंगी में इसराइलियों ने कब्ज़े में लिया और ये असले की सप्लाई इसराइल से पाकिस्तान आती थी। और ताकि यूँ पता चले कि अमेरिका की तरफ से असला नहीं आ रहा, यहीं से लूटा गया है। और यूँ CIA ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन किया, यानी अफ़गान जहाद, जिसके बानी, जिसकी तख्लीक कारी अमरीकी सदर के एडवाइज़र बर्जिंस्की करते थे। जनरल ज़िया उल हक़ 5 जुलाई 1970 से पहले अमरीकी अफ़गानिस्तान में मुदाखलत का प्लान बना रहे थे। अब तो सबूत आ चुके हैं कि अमरीकियों ने सोवियत यूनियन को ट्रैप किया और उस ट्रैप करने के बाद वहाँ पर अफ़गान जहाद का आगाज़ किया और फिर ज़िया उल हक़ ने उसको लीड किया। लेकिन सियासत और हुक्मरानी के तज़ादात बड़े दिलचस्प होते हैं। ये इतने सादा नहीं होते जैसे हमारे तजिया नगार बताते हैं। ज़िया उल हक़ ने अफ़गान जहाद की क़यादत की और दिलचस्प बात आपको एक फ़िगर और बता दूँ, 1977 से 1985-86 तक दुनिया में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। उसकी वजह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने 5 साल की और ज़िया उल हक़ ने 550 उन मंसूबों के सिर्फ फीते काटे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत में जिनकी बुनियाद रखी। ज़िया उल हक़ खुशकिस्मत था कि उससे पहले एक ऐसा सिविलियन हुक्मरान था जिसने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें खड़ी कर दी। लेकिन ज़िया उल हक़ ने आने के बाद उसके फीते काटे और फीते काटने के बाद जो पाकिस्तान का हश्र हुआ वो आज भी हमारे सामने है। अब मैं आपको चंद एक चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िया उल हक़, अफ़गान जहाद और ओजीडी कैंप, जिनेजो हुकूमत का ख़ात्मा, सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका पाकिस्तान का मुआहदा जिसमें मोहम्मद ख़ान जिनेजो लीड कर रहे थे और उन्होंने अपोजिशन जो कि MRD 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद था जिसमें बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल थी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। अब जो 17 अगस्त 1988 को जहाज़ गिरा, ये एक मुहिमा है। इस मुहिमे की अभी तक सिरे कहीं नहीं किसी ने हतमी तौर पर तलाश किए, लेकिन मैंने 2-4 चीज़ें बड़ी अहम ढूंढी हैं। एक का तो सबूत नहीं। एक अहम बात यह है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ PNA की कैंपेन पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी 9 सियासी जमातों के इत्तेहाद मुहिम और तहरीक चला रहा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस दौरान
चंद दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले गए और उन्होंने कोई 7-8 ममालिक का दौरा किया, जिसमें लीबिया और दीगर अरब ममालिक भी शामिल हैं। मेरी ज़ाती इतलात के मुताबिक ये बड़ी अहम बात है, इसके अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक दिन मिलेंगे, कि जून के महीने में चूँकि जो PNA की मूवमेंट थी ये साबित हो चुका है, उसको अमरीकी सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिगेडियर तिरमिज़ी की किताब पढ़ लें या कम से कम मेरी ही किताब पढ़ लें, मेरा लहू, इसमें भी उसके कुछ शवाहद बताए हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जून के महीने में लाहौर गवर्नर हाउस ठहरे 2 दिन के लिए। जो मैंने SM मसूद, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उन दिनों वज़ीर कानून थे, उनके साथ ये बहुत तफसील से बहस कई दफ़ा की गुफ्तगू, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 दिन के लिए जब लाहौर गवर्नर हाउस में ठहरे थे और वो वहाँ से गायब हो गए। मेरी अपने, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि सिरा ढूंढना, मेरी इतलात के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन दिनों अफ़गानिस्तान गए थे और उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत जर्नैल के साथ मुलाकात की थी। चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पूरा यकीन था कि जैसे उनके ख़िलाफ़ अमरीकियों ने साजिश की है, अवामी बगावत को उभारा है, तो अब पाकिस्तान पर वक्त आ गया है कि अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को एक 90 डिग्री से बदला जाए और सोवियत यूनियन के करीब हुआ जाए। ये खुफिया दौरा उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर आकर, लाहौर से यहाँ गए और सिर्फ उनका मिलिट्री सेक्रेटरी, शायद ब्रिगेडियर इम्तियाज़ होते थे, वो थे, उनके नॉलेज में था ये। खैर, ये बात मैंने SM मसूद, जो कि उनके वज़ीर कानून थे, और वो मुझे उसके कुछ नुक्ते बता गए जो मेरी किसी किताब में जिसका जिक्र होगा। तो ये वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्राइम था जो अमरीकी बर्दाश्त नहीं थे कर रहे, और अगर पाकिस्तान सोवियत यूनियन के करीब हो जाता तो शायद ये सारा गड़बड़ ना होता इस खित्ते में जो जारी है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि जो हलाकतें हुई 30 लोगों की, जिसमें 17 मुसाफिर, अमरीकी सफ़ीक और एक अमरीकी जनरल वासम, जो कि टैंक अमरीकी की एक एक्सरसाइज देखने गए थे भावलपुर में, तैयारा उड़ा, इस पर कोई रिपोर्ट हतमी नहीं हुई। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉर्ज शुल्स, बड़ी अहम बात है, जब उनसे इस हवाले से इंक्वायरी हो रही थी तो उनका जुमला था टू स्टे अवे, और इसी तरह CIA ने इसकी कोई इंक्वायरी नहीं की। और इस हवाले से अहम बात एक और है कि पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर जो आर्नल्ड रॉफिल थे, उनके बारे में कहा जाता है कि तैयारे में वो सवार नहीं थे हो रहे और ज़िया उल हक उनको खुद लेकर चले गए। इस हवाले से जब उनकी बेगम से मुतअद्दिद बार लोगों ने पूछा, मेरी भी वो मेहमान हुई हैं चंद महीने पहले इस्लामाबाद में, राफिल की बेगम जो हैं, कि क्या ऐसा था, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे खामन आर्नल्ड राफिल हमेशा ही ज़िया उल हक के साथ सफ़र करते थे। अलबत्ता जब ज़िया उल हक जहाज़ में चढ़ने लगा तो ये स्केड्यूल में नहीं था कि जनरल वासिम जहाज़ में जाएंगे, लेकिन अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल वासिम को ज़िया उल हक ने हाथ पकड़कर कहा कि आएँ मेरे साथ चलें। अब ये जो कहानी मैंने आपको बिखरी हुई नुक्तों में बताई है, पाकिस्तान की सियासी कहानी, ये बहुत अहम है। क्या 17 अगस्त 1988 को ज़िया उल हक का कत्ल हो गया? यकीनन जिस्मानी तौर पर हो गया, लेकिन ज़िया उल हक ने जो पाकिस्तान हमारे लिए छोड़ा, वो पाकिस्तान आज भी ज़िया उल हक का पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान ने अफ़गान जहाद के नाम पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इस सारे खित्ते को जैसे मुतशद्दद किया, जिस्मानी और फ़िक्री तौर पर, वो अमल जारी है। वो ज़िया उल हक जिसने तशद्दुद को जहाद का नाम दिया, उसका निशाना पाकिस्तान के अवाम ही नहीं, अफ़गानिस्तान के अवाम ही नहीं, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के मुसलमान ही नहीं, उस नाम नहाद जहाद के हर फ़िरके के लोगों को निशाना बनना पड़ा, मसाजिद को, मज़ारों को। और बहुत अहम बात है, वो पाकिस्तान जो ज़िया उल हक की लेगेसी लेके चल रहा है, वो पाकिस्तान हमने अपनी आँखों से ये मनाज़र देखे जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लोगों की सर के साथ फुटबॉल खेला, उसका निशाना पाकिस्तान के अवाम ही नहीं, पाकिस्तान के फ़ौज के सिपाही भी बने। ये जो पाकिस्तान है, ये ज़िया उल हक का पाकिस्तान है।
ये जो रात, ये जो तारीख की रात है, ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान है। ज़ियाउल हक का पाकिस्तान और ज़ियाउल हक का ये जो फ़लसफ़ा दहशत है, ये समाज, रियासत और सियासत के तकरीबन हर जमात में घुस चुका है। ये एक ऐसा ख़तरनाक रुझान है जिसको शिकस्त देने के लिए सिर्फ़ एक फ़िक्री और बड़ी ही सियासी तहरीक की ज़रूरत है, दानिश की ज़रूरत है। ज़ियाउल हक का आना मैंने आपको बताया, और जाना, उसके बारे में एक ही लफ्ज़ बोलूँगा कि इस्तेमार बड़ा ज़ालिम होता है। अगर आप ज़ियाउल हक के कत्ल को नहीं समझे तो आप कैनेडी के कत्ल को भी, अमेरिकी सदर के कत्ल को भी नहीं समझ पाएंगे। ये वो कत्ल होते हैं जिसके निशानात नहीं छोड़े जाते। ज़ियाउल हक का कत्ल जिस्मानी तौर पर तो हो गया, लेकिन उसकी फ़िक्र जारी है। वो फ़िक्र है तशद्दुद और तख़रीब की फ़िक्र। पाकिस्तान आज भी 17 अगस्त 1988 पे खड़ा है। इसके बाद कई हुकूमतें आईं। ये आर्जी एनालिसिस होते हैं कि वो बदल देगा पाकिस्तान, उसने बदल दिया, लेकिन सब रास्ते से हट गए। ज़ियाउल हक की जो पुरतशद्दुद फ़िक्र है, उसने समाज, रियासत, फ़ौज, सारे अदारों को बर्बाद करके रख दिया है। और ये अप्रोच इस्तेमार की अप्रोच है, ये पाकिस्तान की अप्रोच नहीं। पाकिस्तान इस सारी अप्रोच और इस सारे तशद्दुद के कल्चर से उस दिन बाहर निकलेगा जब पाकिस्तान के अवाम का शऊर बुलंद होगा। ज़ियाउल हक इस्तेमार का एक गुमाश्ता था, और इस्तेमार जब प्लानिंग करता है तो वो दहाइयों की नहीं, सदियों की करता है। ये था मेरा आज का स्पेशल व्लॉग। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।